भारत में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में आज एक दिन का राजकीय शोक। ब्रिटेन में 19 सितंबर को होगा महारानी का अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच परामर्श तंत्र को लेकर हुआ समझौता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जीसीसी महासचिव के साथ वार्ता रही सकारात्मक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर सहकारी संस्थानों की वार्षिक आम बैठक में होंगे शामिल। पवित्र श्री सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। विश्व नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वांतेक ने रचा इतिहास। पहली बार जीता यूएस ओपन का खिताब। फाइनल में ओन्स जैब्यूर को दी मात। स्वांतेक के करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में आज दुबई में पाकिस्तान के सामने श्रीलंका की चुनौती। पाकिस्तान की नजर तीसरी बार ट्रॉफी उठाने पर तो श्रीलंका छठी बार खिताब जीतने के इरादे के साथ मैदान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक है। उनके सम्मान में आज उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके आवास के इर्द गिर्द श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। लंदन के बकिंगम पैलेस और बर्कशायर में विंडसर कैसल के बाहर बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। और वहीं ब्रिटेन में नए युग का आगाज हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के 2 दिन बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। सेंट जेम्स पैलेस में एक ऐतिहासिक समारोह में शनिवार को किंग चार्ल्स तृतीय को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया। इसके साथ ही उनकी पत्नी कैमिला क्वीन कंसोर्ट चुनी गई। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद आधिकारिक रूप से ब्रिटेन को अपना नया सम्राट मिल गया है। सेंट जेम्स पैलेस में परिग्रहण परिषद की बैठक में प्रिवी काउंसिल ने किंग चार्ल्स तृतीय को आधिकारिक रूप से नया सम्राट चुना। इस मौके पर एक ऐतिहासिक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की गई। इसमें नए सम्राट की ताजपोशी से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। क्वीन कैमिला, प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम, पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन और वर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस दौरान एक ऐसा पल भी आया जब किंग्स चार्ल्स तृतीय अपनी मां एलिजाबेथ को याद करते हुए भावुक हो गए। मैं आज आपसे बहुत दुख भरी भावनाओं के साथ बात कर रहा हूँ। पूरी जिंदगी महारानी मेरी माँ मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत और मिसाल रही। हम उनके प्यार, लगाव, मार्गदर्शन, समझ और मिसाल बनने के लिए उनके दिल से कर्जदार है, जैसा कि कोई भी परिवार अपनी माँ के लिए होता है। किंग चार्ल्स ने समारोह के दौरान आजीवन सेवा करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने पद पर रहते हुए संविधान और लोगों की रक्षा करने की बात भी कही। गौरतलब है कि ब्रिटेन की महारानी रही एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद किंग चार्ल्स की ताजपोशी हुई है। उनकी पत्नी कैथरीन को अब डचेस ऑफ कॉर्नवॉल के रूप में जाना जाएगा। प्रिंस चार्ल्स अब सम्राट के साथ साथ कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष भी होंगे। कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन का राष्ट्रगान गाया गया और ब्रिटेन की परंपरा के मुताबिक तोपों की सलामी दी गई।
मैं इस महान विरासत और संप्रभुता के कर्तव्यों और भारी जिम्मेदारियों के बारे में गहराई से जानता हूं, जो अब मुझे सौंपे गए हैं। इन जिम्मेदारियों को लेते हुए मैं इसे पालन करने का प्रयास करूंगा और लोगों की आजीवन सेवा करूंगा। 3 cheers for His Majesty the King. Hip hip. Hip hip. Hip hip. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद भारत में भी 11 सितंबर को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। उनके सम्मान में भारतीय ध्वज आधा झुका रहेगा। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा था कि उन्हें हमारे समय के दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने लिज ट्रस को प्रधानमंत्री पदभार संभालने की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और विदेश मंत्री के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं में रहते हुए लिज ट्रस के भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों में योगदान की भी सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन में प्रगति, एफटीए वार्ता, रक्षा और सुरक्षा सहयोग तथा दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों की ओर से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शाही परिवार और ब्रिटेन के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह गुजरात के अमरेली में सहकारी संस्थानों की वार्षिक आम बैठक में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को चीता पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। ओडिशा में भुवनेश्वर चिड़ियाघर के निदेशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए नामीबिया से चीता लाया जाएगा। जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट के नीचे स्थानीय महिलाओं की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है। सबसे अचरज वाली बात यह है कि ये महिलाएं विदेशी सैलानियों के साथ फर्राटे से अंग्रेजी, फ्रेंच समेत 5 भाषाओं में बात करती हैं। देखिए। जैसलमेर चांदी के लिए भी मशहूर है, ख़ास तौर से चांदी के गहनों के लिए, लेकिन हर इंसान चांदी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये महिलाएं दिखने में ज़रूर ग्रामीण लग रही हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दापू भार्गव है। क्या बात करिए आपने इनसे? अंग्रेजी में पूछो। इनको बोलो यू फ्रेंड यू वांट लाइक टू वेयरिंग एक्सक्यूज मी व्हिच नेम फॉर यू? My name, Luca. My name is Dapu. Your name is Luca. Take this nice earring for your girlfriend, your wife, you gift for your friend. Very cheap price, Indian price. What is the Indian price? Indian price 250 rupees. That's a decent price. आपने देखा धापू बड़े आराम से अंग्रेजी में बोल रही। धापू अंग्रेजी कहाँ से सीखी आपने? अंग्रेजी यहीं बेच के सीखी है। फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश, 5 लैंग्वेज। 5 लैंग्वेज आती है इनको, कमाल है। व्हाट्स योर नेम? Luca, लुका, वेयर आर यू फ्रॉम? Holland. Holland. Are you not surprised that these women can speak different languages? Not anymore, no, no. Because now you know that they can speak. I have been here for 7 days in India, and I think the English is very good of the Indians. And how about the fort? How did you like it? I haven't visited yet. I was on my way to the fort. And what made you come here? Jaisalmer, actually the camel safari. So I slept in the desert this night underneath the stars with 3 Belgian tourists, so it was great. जैसे कि आपने सुना, लूका जो है वो नेदरलैंड से है और ये यहाँ पर आए थे कैमल सफारी के लिए। फोर्ट इन्होंने विज़िट किया और ये तमाम महिलाएं जो दिखने में बिल्कुल ग्रामीण लगती हैं, लेकिन फ़र्स्ट क्लास अंग्रेज़ी बोलती हैं, फ्रेंच बोलती हैं, इटालियन बोलती हैं और स्पेनिश का भी इनको ज्ञान है। ये किला इसलिए अपने लिए मशहूर है क्योंकि इन लोगों ने इसको ख़ास बनाया है। ये सिर्फ़ एक इमारत नहीं, सिर्फ़ एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक जीता जागता घर है लोगों का। कैमरामैन हरीश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, जैसलमेर।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने लॉस एंजलिस में स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति और इस क्षेत्र के विकास में भारतीयों का योगदान प्रभावशाली है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के व्यापारिक समुदाय को संबोधित किया। दक्षिणी कैलिफोर्निया के व्यापारिक समुदाय को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमें जीवंत न्यायपालिका और कानून का शासन, मजबूत मीडिया, पारदर्शी सरकारी प्रणाली पर गर्व है। उन्होंने कहा 2047 तक भारत को वैश्विक विकास को गति देने वाले पावर हाउस के रूप में देखा जा सकता है। We are proud to be the mother of all democracies. We are proud that we have a vibrant judiciary, a vibrant rule of law, robust media, transparent political systems, government systems. And amongst all of this, if I may venture to suggest, in our lifetime, and I see most of us in this room are brothers and sisters who are going to be there in 2047 when we celebrate India at 100. I can see an economy which will be a powerhouse driving global growth. और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5076 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 5970 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.72% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.58% दर्ज की गई। और वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 17,81,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने और उत्पादन में निवेश आकर्षित करने के विभिन्न उपाय किए हैं। देश की 14 अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को अनुबंध दिए जाने के अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए सिटी गैस वितरण, पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार और CNG स्टेशनों की स्थापना से उपभोक्ताओं को जोड़ा जा रहा है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच परामर्श के तंत्र को लेकर एक समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव नायब फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट के माध्यम से इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि GCC के महासचिव नायब फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ वार्ता काफी सकारात्मक रही है। इससे पहले सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो भारत की 7% वृद्धि
को लेकर आशान्वित हैं। रियाद में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संकट के कारण दुनिया तेल की बढ़ती कीमतों जैसे नतीजों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों के बाद भी विश्वास है कि भारत इस साल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। जयशंकर की विदेश मंत्री के तौर पर सऊदी अरब की पहली विदेश यात्रा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ के कारण लगभग 1400 लोगों की मौत हो गई है। देश का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया, फसलें तबाह हो गई और 33 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो गए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने शनिवार को पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुटरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान के लिए वित्तीय मदद के प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया। गुटरेस ने अपनी यात्रा के अंत में कहा कि पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पीड़ितों की संख्या भयावह है। इस आपदा से निपटने के लिए वैश्विक मदद की जरूरत है। और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जर्मनी की विदेश मंत्री ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम यूरोपीय परिवार के हिस्से के रूप में यूक्रेन की स्वतंत्रता, शांति और लोकतंत्र का समर्थन करना जारी रखेंगे। इसके साथ ही भविष्य में अपने सहयोगियों के साथ आगे के कदमों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जर्मन विदेश मंत्री ने कीव क्षेत्र में एक खदान का दौरा किया। ग्रीक के प्रधानमंत्री ने देश में वित्तीय संकट के बीच अगले साल न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने की घोषणा की है। ग्रीक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों की पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सर्दियों के मौसम में ऊर्जा के संकट से निपटने के लिए तैयारियों को पूरा करना होगा, जिसके लिए 13 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में रूस के हमलों से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ने कहा है कि रूसी गोलाबारी ने एक प्रशासनिक भवन और कई निजी घरों को निशाना बनाया, जिससे इमारतों में आग लग गई। वहीं रूस ने एक विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के बाद नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने से इनकार किया है। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। साल 2001 में आज ही के दिन अमेरिका आतंकी हमलों से दहल उठा था। इस आतंकी हमले में 3000 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका में एक के बाद एक चंद मिनटों में 4 ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों को विमान हाईजैक के जरिए अंजाम दिया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन पर जैसे ही विमान टकराया, पल भर में ये इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई। इस दर्दनाक हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था। इसके बाद अमेरिका ने इस आतंकी घटना पर कार्रवाई करते हुए 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया था। और यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. आप सोच रहे होंगे कि मेरी रसोई में इतने तरह के तेल क्यों हैं? अलग अलग तेल विभिन्न प्रकार के आवश्यक फैटी एसिड्स प्रदान करते हैं, जो हमारी बेहतर सेहत के लिए जरूरी हैं। हमें तेलों का बदल बदल के प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इनसे अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं कि मैं खाना पकाने के लिए इन तेलों का प्रयोग कैसे करूंगी। मैं तिल के तेल से पोहा बना रही हूँ और ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सरसों के तेल का प्रयोग दोपहर के खाने में सब्जी बनाने के लिए किया है और दाल के तड़के के लिए घी का प्रयोग किया है। सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, कपास का तेल, राइस ब्रान आदि तेलों का उपयोग भी नियमित रूप से बदल बदल कर किया जा सकता है। तेलों को बदलने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप हर महीने खाना पकाने में इस्तेमाल करने वाला तेल बदल दें। स्वस्थ दिल और शरीर के लिए नियमित रूप से तेल बदलते रहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees.
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्व नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वांतेक ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये पहली बार है जब स्वांतेक ने इस खिताब को अपना बनाया है। स्वांतेक ने फाइनल मुकाबले में ट्यूनीशिया की ओंस जैब्यूर को 6-2, 7-6 के सीधे सेट में पराजित किया। यह पहली बार था जब स्वांतेक और जैब्यूर यूएस ओपन के फाइनल में उतरी थी। पहला सेट आराम से जीतने वाली ईगा को हालांकि दूसरे सेट में कड़ी चुनौती मिली, लेकिन जैब्यूर दूसरे सेट को जीत नहीं पाई और स्वांतेक ने मैच को जीत कर अपने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीतने में सफलता हासिल की। ईगा 2013 में सेरेना विलियम्स के बाद पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने एक ही साल में फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। इस बार इस ग्रैंड स्लैम को नया चैंपियन मिलेगा। एक तरफ 2 बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन विश्व नंबर 1 ईगा स्वांतेक थी, तो दूसरी ओर पहली बार ग्रैंड स्लैम को जीतने की तमन्ना लिए ट्यूनीशिया की ओंस जैब्यूर। मुकाबला शुरू हुआ तो ईगा ने साबित कर दिया कि उन्होंने यूं ही विश्व नंबर 1 का ताज नहीं पहन रखा। उन्होंने पहले सेट को आसानी के साथ 6-2 से जीत लिया, लेकिन दूसरे सेट में ट्यूनीशियाई खिलाड़ी ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए एक समय आगे चल रही ईगा को 4-4 की बराबरी पर ला दिया। संघर्ष ने आगे की तस्वीर को रोमांच से भरा, लेकिन स्वांतेक ने दूसरे सेट को 7-6 से जीत मुकाबले और खिताब को अपना बनाने में सफलता हासिल की। ये पहली बार रहा जब स्वांतेक ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। ऐसा करके ईगा 2013 में सेरेना विलियम्स के बाद से पहली महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने एक ही साल में फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन का खिताब जीता, जबकि एक ही सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली 2016 के बाद से वो पहली खिलाड़ी हैं। स्वांतेक के करियर का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। इससे पहले उन्होंने साल 2020 और इस साल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। स्वांतेक के करियर का ये 10वां खिताब है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने इन 10 फाइनल्स को एक भी सेट गवाए बिना जीता है। 10 में से 7 खिताब उन्होंने इसी साल जीते हैं। उनसे पहले साल 2014 में सेरेना विलियम्स ने एक ही सीजन में 7 खिताब जीते थे। तो यकीनी तौर पर स्वांतेक ने अपने खेल को जिस तरह से निखारा है, उसने उनके करियर को नया आयाम भी दिया है और उन्हें खास पहचान भी दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं दुबई में आज एशिया कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। श्रीलंका छठी बार खिताब जीतने की कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान लंबे समय से चले आ रहे खिताब के अपने सूखे को समाप्त करना चाहेगा। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में 3 बार एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। ऐसे में श्रीलंका ने 1986 और 2014 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, जबकि पाकिस्तान वर्ष 2000 में श्रीलंका को हराकर चैंपियन बना। श्रीलंका ने 1986, 1997, 2004, 2008 और 2014 में खिताब जीते। वो भारत के बाद प्रतियोगिता की दूसरी सबसे सफल टीम है। भारत ने 7 खिताब जीते हैं। पाकिस्तान ने 2 बार साल 2000 और 2012 में सफलता हासिल की। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस मैच में टॉस की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। एशिया कप में टॉस जीतकर अभी तक जिन टीमों ने गेंदबाजी की है, उन्होंने ज्यादातर मैच जीतने में कामयाबी पाई है। ऐसे में फाइनल में भी टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगी। फाइनल में श्रीलंका को अपनी स्पिन जोड़ी वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्ष्णा से काफी उम्मीदें होंगी, जिन्होंने शुक्रवार को हुए मैच में पाकिस्तान को 121 रन पर समेट दिया था। अपने घर में तमाम दिक्कतों से जूझ रही श्रीलंका के लिए एशिया कप जीतना एक बड़ी राहत होगा। वहीं पाकिस्तान की टीम फाइनल में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। तेज गेंदबाज नसीम शाह और ऑलराउंडर शादाब खान टीम में फिर से दिखेंगे। हालांकि बल्लेबाजी पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। कप्तान बाबर आजम टूर्नामेंट में फ्लॉप साबित हुए हैं। सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं। वे 5 मैच में 226 रन बना चुके हैं। मौजूदा संस्करण में दोनों टीमों के सफर पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने एशिया कप के इस संस्करण की शुरुआत हार के साथ की थी। पहले मैच में उसे भारत ने हराया था। इसके बाद टीम ने हांगकांग को हराकर सुपर 4 में जगह बनाई। सुपर 4 में पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को हराया। इसके बाद अफगानिस्तान को हराकर पाकिस्तान ने फाइनल में प्रवेश किया। सुपर 4 के आखिरी मैच में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रतियोगिता में श्रीलंका की भी हार के साथ शुरुआत हुई। पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। इसके बाद श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 में जगह बनाई। श्रीलंका ने सुपर 4 में अफगानिस्तान,
भारत और फिर पाकिस्तान को हराया। यानी सुपर 4 में श्रीलंका ने अपने सभी मैच जीते। एशिया कप के इतिहास की बात करें तो भारतीय टीम एशिया कप की सफलतम टीम है। भारत ने 7 बार एशिया कप जीता है। इसके बाद श्रीलंका है जिसने 5 बार एशिया कप जीता है। वहीं पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप जीता है। एशिया कप के फाइनल में इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों पर अगर नजर डालें तो 1986 में एशिया कप के दूसरे संस्करण का फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने बाजी मारी थी। 2000 में दूसरी बार एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस बार पाकिस्तान ने पिछले फाइनल की हार का बदला लिया और 39 रन से मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। ये पाकिस्तान का पहला एशिया कप खिताब था। 2014 में तीसरी बार एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। इसमें श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। अब 2022 में चौथी बार ये दोनों टीमें एक बार फिर से एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हैं। देखना होगा कि इस बार कौन सी टीम चैंपियन बनने में कामयाब रहती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और वहीं देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे की आज जयंती है। 11 सितंबर 1895 को गुजरात के गाहोदे में जन्मे विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। विनोबा जी ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में बिताया। स्वतंत्रता पूर्व वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देते रहे। भारत सरकार ने 1983 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें नमन। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति था। हम उनके आदर्शों से प्रेरित हैं और देश के लिए उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और तमिल भाषा के महान कवियों में से एक सुब्रमण्यम भारती की आज पुण्यतिथि है। 11 दिसंबर 1882 को मद्रास प्रेसिडेंसी के एटायरमपुरम में जन्मे भारती एक जुझारू शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और महान कवि थे। उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में आम जनता आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। सुब्रमण्यम भारती की प्रसिद्ध रचनाओं में स्वदेश मित्राम, चक्रवर्तिनी, इंडिया, सूर्योदयम और कर्मयोगी शामिल है। 11 सितंबर 1921 को मद्रास में उनका निधन हो गया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।